तो हम करेंगे हमारा 8th यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें से हमें 7 नंबर का काम पूछा जाएगा। 7 में से अब 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक वाले 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब 3 नंबर में ना जैसे हम कई सारी चीजें देख सकते हैं, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जैसे बाइंडिंग एनर्जी और ना बोहर वाला आर्टिकल, ये पूछे जाते हैं कई बार। 2 नंबर में मैं भी आपको बता दूंगा। तो जैसे सबसे पहले ना जे थॉम्सन वाला एक्सपेरिमेंट होता है, कैथोड रे डिस्चार्ज टू, वो हमें आता है। फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड वाला, मतलब सारी बेसिक बातें हमें आती हैं। फिर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे कि वो स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। अब उसके बाद ना डायरेक्टली बोहर वाला आर्टिकल आता है। ठीक है, बोहर मॉडल आता है, 3 मेन पोस्टुलेट है उसमें। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं जैसे कि ये देखो, एक तो ना ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब वो भी करेंगे बोर वाला, पर ये अभी आगे तो हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं पहले, ये भी ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो फ्यूजन में जुड़ेंगे, फ्यूजन में टूटेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे 2 चीजें मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगी, इसमें एक न्यूक्लियस बड़ा जो है वो टूटकर छोटे न्यूक्लियस बना देगा। ठीक है, इसमें चेन रिएक्शन नहीं होती, फ्यूजन में जोड़ने के लिए चेन रिएक्शन नहीं होती, तोड़ने के लिए चेन रिएक्शन होती है। उसके बाद जो लाइट न्यूक्लियाइज है ना, आर हीटेड टू एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मतलब ना कि फ्यूजन कब होगी कि उन लाइट न्यूक्लियाइज को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, द हैवी न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की फायरिंग की जाएगी उस न्यूक्लियस पर। इसमें क्या होगा, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूक्लियर वेस्ट बनेगा ना, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। अब इसमें जो डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है वो इन्वॉल्व ही नहीं होता। अब इसके बाद क्या है, आगे ये एग्जांपल दी गई है और ये एग्जांपल दी गई है, आप चाहो तो लिख देना वरना मत लिखना, 2 नंबर में है तो कोई बात नहीं, बाकी ये आसानी अगर याद रहे तो लिख देना वरना मत लिखना, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अल्फा बीटा और गामा डिके जो है, गामा रेज जो है, इनके ऊपर बात कर दो। ये काफ़ी सिंपल है। अल्फा पार्टिकल ना हीलियम न्यूक्लियस होता है, मैं बताया H2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दे हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू +2, बीटा हैव अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन पर कोई चार्ज ही नहीं होता। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन पर चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिफ्लेक्ट होंगी। अब ये भी डिफ्लेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, पर इन पर चार्ज ही नहीं है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। अब ये भी डिफ्लेक्ट होंगी मैग्नेटिक फील्ड से, ये भी होंगी मैग्नेटिक फील्ड से, पर ये नहीं होंगी। इसलिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर इतना काम किया था हमने, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ तक उस पर जो है हम बात कर रहे हैं। They have high ionizing power. The ionizing power of beta particle is less than that of alpha particles. ठीक है, और their ionizing power is about 100th times of ionizing power of beta particle. ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे ये है, they have low, ठीक है, penetrating power, मतलब ना जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, उसकी चीर के जाने की जो पावर है वो कम है, इनकी ज्यादा है और इनकी सबसे ज्यादा है। They slightly affect photographic plates, they affect photographic plates, they affect photographic plates। ठीक है, तो ये तो हमें ये देख लेना है, ये आपको बता दिए, जरूरी था इसलिए बताया। ठीक है, फिर ना जैसे ये भी 2 नंबर में जो है पूछा जा सकता है कि जो ना इंफ्रारेड है वो पास्चन और फंड और ब्रैकेट सीरीज में, मतलब ये जो है ना इंफ्रारेड रीजन है जो, ठीक है, इन सीरीज के लिए, विजिबल रीजन है जो इस सीरीज के लिए, यूवी रीजन है जो है वो लाइमन सीरीज के लिए। जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज होती है ऐसे। तो यूवी, ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर, विजिबल, और ये इसका, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आ जाता है कई बार। उसके बाद ये है रदरफोर्ड का मॉडल, ये काफ़ी आसान है, हमने कई बार आपने इसके बारे में बात की, थोड़ा सा अगर आपको याद करवाऊँ तो जैसे यहाँ पर लेड का ब्लॉक होता है, ठीक है, उसमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है, यहाँ पर लेड एक्यूमुलेटर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे थिन गोल्ड होइल होगी, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होगी, ऐसे पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, 99.99 तो ऐसे चले जाएंगे, कुछ स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होंगे, ऐसे कुछ हमारा एक्सपेरिमेंट था, तो काफ़ी इजी था, उसी से तो न्यूक्लियस का हमें पता चला था। उसके बाद ना जैसे ये मेन पोस्टुलेट्स है, एक नज़र मार लेना बस आप इन पर, बाकी कोई बात नहीं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बोर वाला, स्टेट बोर्स पोस्टुलेट फॉर एटॉमिक मॉडल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस टोटल एनर्जी और वेलोसिटी। ठीक है,
ऐसे पूछा जा सकता है। तो पोस्टुलेट में क्या है, सबसे पहले वो न्यूक्लियस की बात कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज की बात कर देंगे, जैसे एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। बाकी आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एन एटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर द एंटायर मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम वर सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और इज नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड, आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली, जैसे ना इसमें एक चीज़ जो है ना वो पूरी लिखी नहीं हुई है। ठीक है, मैं ना आपको अपने नोट से करवाता हूँ थोड़ा सा, ये रहा बोर्ड नोट। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टुलेट ये है, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus and the required centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चल गया, मतलब ना ये बोल रहे हैं कि जैसे कि ये तो पता है कि न्यूक्लियस होगा बीच में, अब जैसे ना ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ठीक है, तो ये इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी mv²/r, तो इसे दे कौन रहा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, के Q1 Q2/r², ऐसे निकालेंगे ना। Q1 हमारा पहला चार्ज न्यूक्लियस है, मान लीजिए एटॉमिक नंबर Z है और एक चार्ज, एक प्रोटॉन पर चार्ज E है, तो ये तो Z आएगा, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज E होगा, यानी कि ये क्या आएगा, kZe²/r², यानी ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, बोहर के पोस्टुलेट की फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि kZe²/r² mv²/r। तो इसे काटने पर, या आप चाहो तो काटो, चाहो तो मत काटो। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि हम इसे आगे डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो ये तो सिंपल था। ठीक है, उसके बाद ये आगे डेरिवेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा इसे आगे देख लेते हैं। उसके बाद ना जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम इसे यूज करना है, kZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो यही था, मैंने r² तो नहीं लिख दिया पीछे, नहीं लिखा, सही है। ठीक है, मैं गलतियां कर देता हूँ, बच्चों सोया नहीं होना ढंग से। उसके बाद में जो दूसरा पोस्टुलेट है उसमें बस ये बोला जाता है कि वो ना एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। फिक्स ऑर्बिट से उनका मतलब है कि उसका ना एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा क्योंकि वो रेडियस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और फिक्स ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स। ठीक है, फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, mvr, और वो क्या होगा, h/2π इंटीग्रल मल्टीपल, ये आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, m मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस है, n तो बताइए हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे वैसे तो 1 2 3 लिखेंगे, आगे कैलकुलेशंस में बात करेंगे इसके। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होगा, ये 1 2 3 होगा, ये आएगा। उसके बाद लास्ट है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, यहाँ पर एनर्जी E1 है, वहाँ पर एनर्जी E2 है। तो जब ये ऑब्जॉर्व करेगा तो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, जब ये एमिट करेगा तो नीचे वाले शेल में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो अनस्टेबल होगा। तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड एमिशन कैन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। कुछ ऐसे ही था। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जैसे यहाँ पर जंप करके जाएगा ऊपर वाले में, जब वो ऑब्जर्व करेगा फिर वो वापस नीचे आएगा, तो मतलब उसने एमिट किया कि वो स्टेट अनस्टेबल थी। तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, h nu इज इक्वल टू E2 - E1। ठीक है, E इज इक्वल टू h, नहीं मैंने जैसे ऐसे लिखना था, E2 - E1, ये डिफरेंस आएगा इसमें, इसकी एनर्जी में, इसे h nu लिख देंगे। तो ये आ गई तीसरी। अब हमें क्या निकालना है, हमें जैसे रेडियस निकालना है। आपको ये मुझे बोल दिया कि क्या करना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो मैं ना आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, लिमिटेशन थोड़ी सी देख लेना आपको। ये किसने लिख दिया पता नहीं। ठीक है, बच्चे कॉपी या नोट्स ले जाते हैं मेरे, फिर कचरा कर देते हैं। तो ये देखो, ये ना पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें, इससे v की वैल्यू निकाल लें, मतलब m को और r को इधर ले आए तो nh/2π mr लिख दिया, मतलब ना सेकंड इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल लें। अब v की ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, mv² इज इक्वल टू kZe²/r। तो v की वैल्यू जो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे m काट दिया, r² से r काट दिया, r को एक तरफ लेके बाकी सबको उस तरफ ले गए, तो ये रिजल्ट आएगा। मतलब ना जैसे एक ही वेरिएबल रहेगा, अगर जैसे वेलोसिटी
और रेडियस। अगर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो रेडियस को खत्म कर दो, अगर रेडियस निकालना है तो वेलोसिटी को खत्म कर दो, जैसे नॉर्मली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह करते थे ना, बिल्कुल बस वैसा ही है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आप देख लीजिए। फिर नीचे वेलोसिटी वाला है, अब उसमें जैसे जैसे वेलोसिटी थी तो इसमें क्या करेंगे कि रेडियस की वैल्यू निकाल लें, देखिए उसमें वेलोसिटी की निकाली थी, इसमें रेडियस की निकालेंगे और पुट कर देंगे दूसरे के अंदर। तो ये हम ऐसे कर देंगे, एक दो बार करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ, जैसे जैसे मान लो एक इक्वेशन थी ए जेड ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये था। अब इसमें से आर काट दिया तो क्या बचा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बचा ना। अब एक दूसरी इक्वेशन थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ से वी की वैल्यू निकाली एन एच बाई 2 पाई, वी की वैल्यू एम आर आ गई। मैंने वी की वैल्यू निकाली ना, वी की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, ए जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम, वी की वैल्यू क्या है, ये है, वी की वैल्यू एन एच बाई 2 पाई एम आर स्क्वायर कर दी, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक आर से तो एक आर कट गया, एक एम से एक एम कट गया। अब यहाँ पर आर रखो, बस बाकी सारा इधर लिया, ऊपर तो एन स्क्वायर है, फिर एच स्क्वायर है, नीचे 4 है, फिर पाई स्क्वायर है, एक एम है यहाँ पर। अब ये के जेड ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, के जेड स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा सारा, ये यहाँ पर आ गया और आर को तो मैं वहाँ ले गया, तो ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो है वो हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बस यहीं पर छोड़ता हूँ, से आपको समझ आ गई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, जैसे ये बताया था ना भी लाइमन सीरीज जो यू में लाइन लाई करेंगी, बाल्मर जो विजिबल रीजन में और ये बाकी सारे इंफ्रारेड में। ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, ये तो आपको याद ही है ऐसे। इसमें क्या यूवी, ठीक है, विजिबल गामा, जैसे ऐसे है, आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें। तो बस इतना सफिशिएंट है। इसमें से बाकी एक छोटी सी चीज़ मैं और दिखा ही देता हूँ आपको, ये है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आ सकता है। फिर ना ये देखना है, दिख रहा है आपको, ये व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इन द एटॉमिक न्यूक्लियस दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। ये प्रॉपर्टीज है, ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ये अट्रैक्टिव है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट रेंज है, सैचुरेटेड फोर्स है, एक्सचेंज फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, स्पिन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये है। और ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपने अभी तक कर ली होगी, बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये मैंने आपको बताई थी, आपने देख ली। मतलब ये कर्व ही है आपकी, अगर ये आ गई ना 3 नंबर में तो 1.5 नंबर तो इस कर्व का ही है। तो बस जल्दी से इसे कॉपी पेस्ट कर लो। और ये तो काफ़ी सिंपल है, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये जैसे आपको स्कूल में लिखवाया, आपको बताया होगा स्कूल में कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये कर रखी होगी, तो हम बस एक क्रॉस चेक कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बस एक लास्ट चीज़ देखनी है, ठीक है, वो देख लो आपको याद है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ी ज़रूरी थी। ये देखो, ये है कि डिराइव बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन यूजिंग डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, तो ये देख लो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली स्टेशनरी ऑर्बिटल व्हिच कंटेन्स एन इंटीग्रल। मैं अभी से समझाऊंगा ना तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम ऑप्टिक्स नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो, अब ना रात के 12:23 हो चुके हैं और 30 मार्च है। ठीक है, यानी आपका एग्ज़ाम है, और अब ना अब जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे ना, तो 1:30 बज जाएगा, और उसके साथ साथ अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले वीडियो करेंगे तो 3 बज जाएंगे। तो ऑप्टिक्स करूंगा ना, मतलब इसीलिए ना मैं छोड़ रहा हूँ टॉपिक से, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। मतलब मैं काफ़ी समझा सकता हूँ पर ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको छोटा लग रहा है, पर इसमें ना मुझे बोलना बहुत पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो आता है ना वो ठीक है, वो इनफ है। ठीक है, नहीं आता तो अब होगा तो वैसे भी नहीं। पर बस ना ये था कि ये अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये कर लेना चाहिए। अगर आपको 70/70 स्कोर करना था ना तो ये ठीक है, वरना तो हमने 4 यूनिट अपलोड किए थे ना, तो उनमें से आराम से 40 नंबर आ जाएंगे आपके, वो इनफ था। ठीक है, 40 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, 3 नंबर वहाँ से भी आ जाएंगे आपके। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो ये कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपको।